तो बच्चों हम कर रहे थे अबाउट सर्कुलेशन। हमने किया था पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। आज हमें कुछ स्पेशल सर्कुलेशन करने हैं विच इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। तो फर्स्ट दैट इज स्पेशल सर्कुलेशंस। स्पेशल सर्कुलेशंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बीइंग्स। स्पेशल सर्कुलेशन में फर्स्ट सर्कुलेशन करनी है हमने कोरोनरी सर्कुलेशन। कोरोनरी सर्कुलेशन तो कोरोनरी वर्ड है जो दैट इज रिलेटेड विद हार्ट। तो जो सर्कुलेशन बेटे हार्ट के मसल्स को होगी दैट सर्कुलेशन इज नोन एज कोरोनरी सर्कुलेशन। तो हार्ट मसल्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड देंगी वो होगी कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी है जो जहां से वो आर्क ऑफ एओर्टा निकलता है वहां से कोरोनरी आर्टरीज है जो वो निकलती है। तो कोरोनरी आर्टरी है जो coronary artery, it supplies oxygenated blood to heart muscles, cardiac muscles। अब हार्ट मसल्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले लिया, उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किया, तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कैरी करेंगी कोरोनरी वेन्स। और ये जो कोरोनरी वेन्स है ये ओपन होंगे कोरोनरी साइनस में, कोरोनरी साइनस में टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। तो राइट साइड में ये चली जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके। वहां से फिर ये जो ब्लड है जो हमने किया था कि जब हमने हार्ट की वो स्ट्रक्चर की थी तो मैंने आपको बताया था कि राइट एट्रियम है जो वहां पे एक ओपनिंग होती है सुपीरियर वीना केवा की, एक ओपनिंग होती है इंफीरियर वीना केवा की और एक ओपनिंग होती है कोरोनरी साइनस की जो विच इज गार्डेड बाय द थिबेसियन वॉल। तो ये कोरोनरी साइनस वहां पे है। तो ये राइट एट्रियम में जाके ओपन हो गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स पे जाके ऑक्सीजनेट होके फिर आर्क ऑफ एओर्टा एंड देन आर्क ऑफ एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी। तो ये जो है कोरोनरी साइनस में खुल गया जाके, कोरोनरी साइनस से ये फिर गए राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से फिर लंग्स, ठीक है, लंग्स से फिर गया लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, ये तो सिंपल है पता ही आपको सारा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से आर्क ऑफ एओर्टा और आर्क ऑफ एओर्टा से कोरोनरी आर्टरी निकली। तो सिंपल आपने इतना ही करना है कि कोरोनरी आर्टरी है जो उसने ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया हार्ट मसल्स को, हार्ट मसल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया कोरोनरी वेन्स में और कोरोनरी वेन्स ओपन हुई कोरोनरी साइनस में इन राइट एट्रियम। ठीक, दूसरी जो सर्कुलेशन हमने करनी है सेकेंड टाइप ऑफ सर्कुलेशन दैट इज पोर्टल सिस्टम्स करने हैं। दो पोर्टल सिस्टम्स है जो ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं, पोर्टल सिस्टम्स। तो सबसे पहले पोर्टल सिस्टम का मतलब समझ लो, पोर्टल सिस्टम का क्या मतलब होता है। जनरली क्या होता है बेटे कि जो हमने कहा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो दैट इज सप्लाइड बाय आर्टरीज। आर्टरीज है जो वो जाके मैंने बताया कैपिलरीज बनी और कैपिलरीज है जो वहां से फिर ये वेन्स में आ गया डीऑक्सीजनेट होके। तो जो ये वेन्स है ये फिर ओपन होती है इन सुपीरियर वीना केवा और इन इंफीरियर वीना केवा जो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट साइड ऑफ द हार्ट में ले जाती है। बट इन केस कई केसेस में क्या होता है कि ये जो वेन है ये डायरेक्टली सुपीरियर वीना केवा या इंफीरियर वीना केवा में ओपन नहीं होती। इंस्टेड ये जो वेन है इट गोज टू सम अनदर ऑर्गन। तो अगर कोई वेन है जो वो वीना केवा में ओपन नहीं होती, इंस्टेड इट गोज टू सम ऑर्गन, तो उसको हम बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो पोर्टल सिस्टम क्या है? इफ अ वेन डज नॉट ओपन in vena cava, instead it goes to any organ of the body, to any organ of the body, this is called portal system।
तो जो पोर्टल सिस्टम है उसमें फर्स्ट हमने जो करना है पोर्टल सिस्टम, दैट इज हेपेटिक पोर्टल सिस्टम, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। वैसे मैं आपको बता दूं पूरी एनिमल किंगडम में 3 पोर्टल सिस्टम्स होते हैं, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे 3 पोर्टल सिस्टम्स होते हैं पूरी एनिमल किंगडम में। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम होता है, देन रीनल पोर्टल सिस्टम होता है, और एक होता है हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो हेपेटिक पोर्टल सिस्टम सब में प्रेजेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम है ये मैमल्स में एब्सेंट होता है, मैमल्स एंड बर्ड्स में ये एब्सेंट होता है। तो दिस इज एब्सेंट इन ह्यूमन बींग्स, एब्सेंट इन ह्यूमंस। रीनल पोर्टल जब एनिमेलिया करेंगे ना वहां पे बताऊंगी मैं आपको रीनल पोर्टल होता क्या है। एंड जो हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम है ये सिर्फ ह्यूमन बींग्स में, मैमल्स में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स। और किसी एनिमल किंगडम में किसी के पास हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम नहीं होता। हेपेटिक पोर्टल सबके पास होता है, ऑल वर्टिब्रेट्स। ठीक है, तो हमने शुरू करना है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। देखो हेपेटिक वर्ड है जो दैट इज कनेक्टेड विद एसोसिएटेड विद लिवर, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। तो जो हेपेटिक वर्ड है दैट इज एसोसिएटेड विद लिवर, होता क्या है बेटे कि जो हमारी गट है पूरी, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है, वहां हम कहते हैं कि हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट हुआ। डाइजेस्ट होने के बाद वो जो फूड है वो ब्लड में चला गया। अब जो ब्लड में वो फूड मिक्स हुआ तो वो किस ब्लड में मिक्स होता है? वो वीनस ब्लड में मिक्स होता है, आर्टीरियल ब्लड में मिक्स नहीं होता फूड। जो फूड हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ने डाइजेस्ट किया और फिर उसको डाल दिया ब्लड में, तो वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो सारे किस में आते हैं? वीनस ब्लड में आते हैं, क्योंकि आर्टरी तो ऑर्गन के अंदर एंटर करती है ना। बाहर ऑर्गन से बाहर क्या चीज निकल रही है? वेन। तो इसलिए जो चीज बाहर निकलेगी वही तो हमारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी ना फूड को। तो जो हमारा फूड है वो किस में आ गया? सारा वेन में आ गया। अब ये वेन है जो कि पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में से निकली, ये वेन वीना केवा को नहीं मिलेगी, इंस्टेड वो कहाँ चली जाएगी? लिवर के पास चली जाएगी। तो हम एक हाइपोथेटिकल सा ऐसे डायग्रामेटिकली मैं आपको समझा देती हूँ कि ये है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये क्या है? दिस इज डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट हुआ फूड और सिस्टम ठीक है, फूड डाइजेस्ट हुआ और ये जो फूड डाइजेस्ट हुआ ये किसके अंदर आ गया? ये आ गया अंदर किसके? वेन के अंदर। तो ये वेन निकली डाइजेस्टिव सिस्टम से और इस वेन के अंदर क्या है? ब्लड है, एंड दिस ब्लड इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, दिस ब्लड इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो इस वेन को हम बोलेंगे हेपेटिक पोर्टल वेन। पोर्टल वर्ड क्यों लगा? क्योंकि ये वीना केवा को नहीं मिलेगी, इंस्टेड बेटे ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेके किसके पास चला जाता है? यहाँ पे पड़ा हुआ है लिवर। ठीक है, ये लिवर है। तो ये जो वेन है ना, ये सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके लिवर के पास चली जाती है। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को लेके किसके पास चली गई? लिवर के पास। अब लिवर के पास क्यों गई? देखो कि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स है, इसके अंदर ग्लूकोज है, फैट्स है, अमीनो एसिड्स है, एंड जो भी नाइट्रोजन बेसिस है, बहुत कुछ है इसके अंदर। तो ये ब्लड है जो दिस ब्लड इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो जब ये फुल है न्यूट्रिएंट से, अगर ये डायरेक्टली वीना केवा के साथ मिलेगी तो पूरा का पूरा ब्लड है जो वो हैवी हो जाएगा। इसलिए ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेके किसके पास चली गई? लिवर के पास चली गई। अब लिवर ने क्या करना है?
लिवर ने इसमें से ग्लूकोज निकाल लेना है, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देना है। इसमें से नाइट्रोजन जो कंपाउंड है वो निकाल लेने हैं, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देने हैं। इसमें से फैट्स निकाल लेने हैं, उसको फैटी एसिड ग्लिसरॉल वगैरह में कन्वर्ट करेगा, या उसको वो लिपिड्स में कन्वर्ट कर देगा, या फिर उसको वो कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, स्टोर कर लेगा। उसने जितने भी न्यूट्रिएंट्स है ना बेटे, वो ब्लड में से निकाल लेने हैं, उसकी प्रोसेसिंग कर देनी है। और उसके बाद ये जो ब्लड यहाँ पे एंटर किया कर रहा था वेन के थ्रू, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू, उसमें से जब न्यूट्रिएंट्स निकल गए तो वो लाइट हो गया ब्लड। अब इसमें से निकलेगी, लिवर है जो, इसने सब चीजें उसमें से निकाल ली। निकालने के बाद इसमें से जो वेन निकली ना वापस, उस वेन को हम बोलते हैं हेपेटिक वेन। अब ये वेन है जो आगे जाके किसको मिलेगी, ये वेन आगे जाके वीना केवा को मिल गई, इंफीरियर वीना केवा को। एंड इंफीरियर वीना केवा है जो, वो उसको ले जाएगा टू राइट साइड ऑफ द हार्ट। समझ आई? ठीक है, क्या हुआ कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने जो भी खाया वो सारे न्यूट्रिएंट्स ब्लड में चले गए। कौन से ब्लड में जाते हैं हमेशा न्यूट्रिएंट्स? वीनस ब्लड में। तो वीनस ब्लड है जो, जब वेन यहाँ से निकली तो वो हेपेटिक पोर्टल वेन है, इट इज फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये सारे न्यूट्रिएंट्स लेकर लिवर तक चले गए। लिवर ने उस ब्लड में से न्यूट्रिएंट्स निकाल लिए, उनकी प्रोसेसिंग कर दी। जो हम कहते हैं ना कि हम यूरिया एक्सक्रीट करते हैं, तो वो यूरिया है जो वो लिवर बनाता है, बट एक्सक्रीटेड बाय किडनीज। उसको उसने पूरा प्रोसेसिंग कर दी, और प्रोसेसिंग के बाद जो ब्लड है वो लाइट हो गया, और ये हेपेटिक वेन में कन्वर्ट होके, हेपेटिक वेन इसको लिवर में से ले गई और लेके इंफीरियर वीना केवा के साथ जाके मिक्स हो गया। तो ये जो रास्ता बना, ये रास्ता उसका नहीं था, है ना। तो इसमें वेन को सीधा वीना केवा से मिलना था, बट ये वेन है जो इसको सीधा मिलना था ना, तो ये वेन है जो वो लिवर के थ्रू वीना केवा को मिल रही है, इसलिए हमने इसको बोला हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। क्लियर? देन नेक्स्ट है सेकंड वाला, हमारे पास रीनल पोर्टल ह्यूमन बींग्स के पास नहीं होता। नेक्स्ट वाला सिस्टम जो हमने करना है दैट इज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो हाइपोफाइजियल किससे बना? हाइपोफाइसिस से। तो जो हाइपोफाइसिस है ये बेटे ब्रेन में होता है, और हम बोलते हैं कि ये सुपर कमांडर है हमारी एंडोक्राइनोलॉजी का, सुपर कमांडर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइन दैट इज हार्मोन जो हमारी बॉडी सिक्रीट करती है। वैसे तो हम कहते हैं कि हमारे हार्मोन जो सिक्रीशन है वो पिट्यूटरी कंट्रोल करता है, बट पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा है? हाइपोफाइसिस कंट्रोल करता है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं इट इज सुपर कमांडर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। तो हाइपोफाइसिस है जो बेटे, ये जैसे सपोज हम ये बना रहे हैं, दिस इज हाइपोफाइसिस। ये जो हाइपोफाइसिस है ना बेटे, ये पिट्यूटरी के साथ जुड़ा होता है बाय मीन्स ऑफ अ स्टॉक। तो ये हाइपोफाइसिस हो गया, ये स्टॉक हो गया, और ये क्या हो गई? ये मैं थोड़ा सा हम दोबारा बना लेते हैं। ये बेटे हाइपोफाइसिस हो गया, ये स्टॉक हो गया जिसके थ्रू ये पिट्यूटरी को जुड़ता है, और ये पिट्यूटरी है, दिस इज पिट्यूटरी, दिस इज स्टॉक, इसको हम इन्फंडिबुलम भी बोलते हैं, और ये है हाइपोफाइसिस। तो बेटे ये जो हाइपोफाइसिस है ना, ये सिग्नल देता है पिट्यूटरी को, एंटीरियर लोब, ये पिट्यूटरी की एंटीरियर लोब होती है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, ये मिडल लोब ऑफ पिट्यूटरी है, और ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है।
पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। तो जो बेटे इंटीरियर ये मिडल लोब है ना, ये कैसे देखो कि हाइपोफाइसिस है जो सिक्रीशन सिक्रीट करता है, तो ये सिग्नल देता है पिट्यूटरी को टू सिक्रीट इट्स हार्मोन। तो अब ये जो सिक्रीशन है ना बेटे, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं। तो यहाँ पे बन गए क्या चीज, ब्लड वेसल्स। ठीक है, इसने अपने ब्लड है, इसने अपने हॉर्मोन्स है ना जो बेटे, सपोज ये हॉर्मोन्स है, ये हॉर्मोन्स इसने इस ब्लड में पोर कर दिए, वीनस ब्लड में पोर कर दिए, तो ये बन गई हाइपोफाइजियल वेन। ये बन गई हाइपोफाइजियल वेन। ये हाइपोफाइजियल वेन को वैसे तो सुपीरियर वीना केवा से मिलना था, बट ये हाइपोफाइजियल वेन है जो वो हॉर्मोन्स को लेके कहाँ आ गई, पिट्यूटरी पे आ गई। पिट्यूटरी पे आके इस वेन ने क्या किया, अपने जो हॉर्मोन्स उसने दिए थे वो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये हॉर्मोन्स लेके, ये हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन हॉर्मोन्स लेके कहाँ पे आ गई, टू इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। यहाँ पे इसने हॉर्मोन्स है जो पिट्यूटरी को दिए, उसके बाद ये वेन पिट्यूटरी से होती हुई बाहर चली गई और किससे जाके मिल गई, सुपीरियर वीना केवा से मिल गई, सुपीरियर वीना केवा से मिल गई। क्योंकि ब्रेन वाला पार्ट है ना, तो ये अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड सुपीरियर वीना केवा को दोगे। तो ये जो इतना छोटा सा पोर्टल सिस्टम बना, इसको हम बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। तो बच्चों एक बार फिर सुन लो, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, हाइपोफाइसिस ब्रेन में होता है एंड इज नोन एज सुपर कमांडर ऑफ द एंडोक्राइनोलॉजी। तो हाइपोफाइसिस है जो, इसने अपने हॉर्मोन्स है जो वो पोर किए किसमें, इन द वीनस ब्लड, वहां से वेन निकली, उसको बोलेंगे हम हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन। हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन है जो ये हॉर्मोन्स लेके गई टू इंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, वहां पे इसने अपने हॉर्मोन्स है जो, इसके अंदर जो हॉर्मोन्स थे वो इसको दे दिए और उसके बाद ये पिट्यूटरी से बाहर आई एज वेन एंड मीट्स विद द सुपीरियर वीना केवा। तो ये जो छोटा सा पोर्टल सिस्टम है, दिस इज हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम एंड इज प्रेजेंट इन मैमल्स ओनली। तो बच्चों ये हमने कर लिया अबाउट द पोर्टल सिस्टम एंड हम कह सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। ह्यूमन बींग्स है जो उसमें रीनल पोर्टल सिस्टम है जो वो एब्सेंट होता है, वो हम एनिमिलिया में करेंगे क्या होता है रीनल पोर्टल सिस्टम और क्यों प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है दैट इज ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग आम जब भी इंजरी होती है, आपने देखा होगा कि आफ्टर सम टाइम जो इंजरी है जहाँ पे हुई, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, तो थोड़ी देर के बाद जो उसके ऊपर स्कम आ जाती है डार्क रेड कलर की, दैट इज नोन एज द ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो टाइम पीरियड है, नॉर्मल अगर होता है तो 3 to 6 मिनट्स के अंदर अंदर जो ब्लड है वो क्लॉट कर जाता है। बाकी डिपेंड करता है कि कितना डीप कट लगा है। और अगर कोई पर्सन हीमोफिलिक है तो उसमें ब्लड है जो वो क्लॉट नहीं करता, क्योंकि उनमें क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो वो एब्सेंट होते हैं। तो ब्लड क्लॉटिंग है जो ये क्या हो गया, व्हेन एन इंजरी occurs, blood vessels start bleeding and stops after some time, nearly about 3 to 6 minutes by a process known as blood clotting. तो ब्लड क्लॉटिंग है जो, इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय मीन्स ऑफ कास्केड थ्योरी। ये कास्केड थ्योरी है जो इट वाज गिवन बाय मैकफेरेडेन। तो साइंटिस्ट है जो, वो नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट ये याद करना है कि इट कैन बी एक्सप्लेन बाय मीन्स ऑफ कास्केड थ्योरी। इसको हम बोलते ही कास्केड थ्योरी ऑफ ब्लड क्लॉटिंग है। टोटल ब्लड क्लॉटिंग के लिए 13 फैक्टर्स हैं जो वो रिक्वायर्ड हैं। 13 फैक्टर्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर ब्लड क्लॉटिंग। फैक्टर 6 है जो वो एब्सेंट है या वो हाइपोथेटिकल है, होता ही नहीं है कोई फैक्टर 6, बट हम फिर भी कहते हैं कि 13 फैक्टर्स है, हालांकि फैक्टर नंबर 6 है जो वो एब्सेंट है। क्लॉटिंग फैक्टर्स है जो बेटे, इसके मैं आपको नाम लिखवा देती हूँ, बट इनको याद करना जरूरी नहीं है। एमसीक्यूज में भी बहुत कम 1-2 फैक्टर्स आते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी, बट एक बार जो है रीड जरूर कर लेना इन फैक्टर्स को। तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स 1, क्लॉटिंग फैक्टर 2, क्लॉटिंग फैक्टर 3, क्लॉटिंग फैक्टर 4, क्लॉटिंग फैक्टर 5, क्लॉटिंग फैक्टर 6, क्लॉटिंग फैक्टर 7,
क्लॉटिंग फैक्टर 8, क्लॉटिंग फैक्टर 9, क्लॉटिंग फैक्टर 10, 11, 12 एंड 13। तो 13 फैक्टर्स हमने लिख लिए। अब फैक्टर नंबर 1 क्या है, दैट इज फाइब्रिनोजन। सेकंड है जो फाइब्रिनोजन, मैंने आपको पहले बताया था, प्रेजेंट होता है ब्लड प्लाज्मा में। ब्लड प्लाज्मा में ये इनएक्टिव होता है। जब भी इसने कहीं पे ब्लड को क्लॉट करना होता है तो फाइब्रिनोजन एक्टिव होकर फाइब्रिन बनाता है, तब क्लॉटिंग होती है। अदरवाइज ब्लड वेसल्स में ये क्लॉटिंग नहीं होती क्योंकि फाइब्रिनोजन इनएक्टिव होता है। सेकेंड फैक्टर है जो दैट इज प्रोथ्रोम्बिन। थर्ड फैक्टर है जो दैट इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। फोर्थ फैक्टर इज कैल्शियम। फिफ्थ फैक्टर इज प्रोएसिलेरिन एंड सिक्स्थ फैक्टर है जो वो एब्सेंट है। सेवंथ फैक्टर है जो दैट इज प्रोकन्वर्टिन। एट्थ फैक्टर इज एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए कईयों में एब्सेंट होता है तो उनको हीमोफिलिया डिसऑर्डर हो जाता है। 9 नंबर भी एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी होता है, या फिर इसको हम क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं। एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी या क्रिसमस फैक्टर बोलते हैं। 10 नंबर है जो उसको हम बोलते हैं स्टुअर्ट प्रोवर फैक्टर। 11 नंबर है जो दैट इज नोन एज प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट या पीटीए। अगर क्वेश्चन आएगा तो वो पीटीए से ही लिखा होता है। एंड 12 नंबर है जो दैट इज नोन एज हैगमैन्स फैक्टर। 13 नंबर इज नोन एज फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। इसमें बेटे सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फैक्टर नंबर 8 एंड 9 है जो वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी एब्सेंस की वजह से क्या होता है, हीमोफिलिया डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से पर्सन को अगर इंजरी हो जाए तो उसका ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, और अगर ब्लड क्लॉट नहीं करेगा तो ब्लीडिंग होती रहेगी एंड इट में लीड टू डेथ ऑफ द पर्सन। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है फैक्टर नंबर 8 एंड 9। इनकी वजह से इनमें से कोई एक फैक्टर भी एब्सेंट होगा तो हीमोफिलिया है जो वो हो जाता है। अब क्या है, प्रोसेस क्या है, कास्केड थ्योरी क्या है, एंड प्रोसेस क्या है। तो जो टिश्यू इंजर हुआ है वो भी कुछ रिलीज करता है और जो ब्लड प्लाज्मा है वो भी रिलीज करता है। तो सबसे पहले जो है हमारे पास है इंजर्ड टिश्यू। इंजर्ड टिश्यू है जो ये रिलीज करता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो दैट इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में थ्रोम्बोप्लास्टिन, ठीक है, ये कन्वर्ट होगा किसमें, अभी देखते हैं। उधर ब्लड प्लेटलेट जो हमने बोला कि ब्लड है जो प्लाज्मा है जो ब्लड प्लेटलेट है जो, उसमें भी क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो भी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करता है। दोनों थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहे हैं। इसके थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम बोलते हैं प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये सिंपल थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये भी इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ये दोनों मिलते हैं और मिलके ये बनाते हैं प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। दोनों मिलके बना दिया इन्होंने प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज है जो ये क्या हो गया, ये हो गया एंजाइम, ठीक है। एंजाइम है तो ये मेटाबॉलिक रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। तो अब ये किस रिएक्शन को कैटालाइज करता है, ये कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन को। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज है ना, तो ये प्रोथ्रोम्बिन को कन्वर्ट करेगा इनटू थ्रोम्बिन। एंड फिर ये जो थ्रोम्बिन है ना, ये एक्ट करेगा एज एंजाइम और ये फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देगा इनटू फाइब्रिन। एक तो सबसे पहले देखो कि जो फर्स्ट रिएक्शन है उसका एंड प्रोडक्ट नेक्स्ट रिएक्शन के लिए एंजाइम का काम कर रहा है। इसी को हम कास्केड इफेक्ट बोलते हैं, इसीलिए इस थ्योरी का नाम कास्केड थ्योरी हो गया। तो जो थ्रोम्बिन है ये एक्ट कर रहा है एज एंजाइम, जिसने फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर दिया इनटू फाइब्रिन। फाइब्रिनोजन मैंने बताया इनएक्टिव होता है और फाइब्रिन क्या होता है, एक्टिव हो जाता है। अब जहां पे इंजरी हुई है, जहां पे से ब्लीडिंग हो रही है, वहां पे ये जो फाइब्रिन है ना बेटे, ये बहुत ही फाइन ऐसे नेटवर्क बना देता है पूरा। धागे होते हैं ना, फाइब्रिन इज थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, तो ये ऐसे बहुत ही फाइन क्या बना देता है, नेटवर्क बना देता है, धागे धागे बना देता है, जिसमें क्या है कि जो हमारे ब्लड सेल्स हैं वो फंस जाते हैं यहाँ पे और इसको सील कर देते हैं। प्लाज्मा हमने किया था उस चैप्टर में कि प्लाज्मा है जो वो बाहर आना शुरू हो जाता है और इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होते, तो दैट प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम। तो फाइब्रिन प्लस ब्लड सेल्स क्या बन गए, क्लॉट बन गया। तो क्लॉटिंग से ब्लीडिंग है जो वो रुक जाएगी आफ्टर 3 to 6 मिनट्स।
अब विटामिन, ये याद रखना है, विटामिन के है जो दैट इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। क्यों एसेंशियल है? क्योंकि विटामिन के है जो इसने प्रोथ्रोम्बिन बनाना है इन लिवर, प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा इन लिवर। तो प्रोथ्रोम्बिन हमने बोला यहाँ पे हमें काम आएगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन से फिर फिब्रिनोजन, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो बेटे जो लिवर है वो बहुत सारे काम करता है हमारे लिए, बट हमने, क्योंकि ये तुम्हारे सिलेबस में अब नहीं है चैप्टर डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, तो इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। तो ये इसेंशियल। अब विटामिन के है जो, विटामिन के इज एसेंशियल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। कैसे याद रखो, भूल जाता है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी था। क्लॉटिंग क से शुरू होता है और विटामिन के भी क से शुरू होता है, तो क एंड क, विटामिन के क्लॉटिंग। तो विटामिन के इज फॉर ब्लड क्लॉटिंग। एक बार फिर सुन लो, कास्केड थ्योरी है फॉर ब्लड क्लॉटिंग। 13 फैक्टर्स हैं जो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। उसमें 6 नंबर फैक्टर क्या है? दैट इज हाइपोथेटिकल। सबसे पहले क्या है? इंजर्ड टिश्यू है जो उसने रिलीज किया थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड कैल्शियम की हेल्प से वो कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। उधर जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लेटलेट्स हैं, वो भी रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम की हेल्प से वो भी कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोथ्रोम्बोकाइनेज। प्रोथ्रोम्बोकाइनेज नेक्स्ट रिएक्शन के लिए एंजाइम का काम करता है, वो कन्वर्ट करता है प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन कहाँ बना? लिवर में, विद द हेल्प ऑफ विटामिन के। तो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ, थ्रोम्बिन अगली रिएक्शन के लिए क्या बन गया? एंजाइम बन गया। उसने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर दिया, फाइब्रिन ने थ्रेड्स बनाए, मैशवर्क बनाया, उसमें ब्लड सेल्स है जो वो उन्होंने उनको सील कर दिया, प्लाज्मा बाहर आ जाएगा एंड दिस प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर्स इज नोन एज सेरम। तो ये हो गया अबाउट द ब्लड क्लॉटिंग। अब बच्चे इसमें बचा क्या? लिम्फ। लिम्फ हम ऑलरेडी कर चुके हैं इन एनिमल टिश्यू, जिसमें हमने किया था कि जहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बनती है वहां से कुछ प्लाज्मा अलोंग विद डब्ल्यूबीसीज, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज है जो वो अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं डायपेटिस, वो ब्लड वेसल्स में से बाहर आ सकते हैं बाय मीन्स ऑफ अमीबॉइड मूवमेंट। तो डब्ल्यूबीसीज बाहर आ जाते हैं, प्लाज्मा है जो वो बाहर आ जाता है। प्लाज्मा के जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं एंड जो बड़े साइज की प्रोटीन्स हैं वो अंदर रहती है एंड दिस इज नोन एज टिश्यू फ्लूइड। अब उस टिश्यू फ्लूइड्स में से कुछ है जो वो कहाँ चला जाता है? लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, और बहुत सारे डब्ल्यूबीसीज भी लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं। तो ये जो अब लिम्फ है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ डब्ल्यूबीसीज ये व्हाइट हो जाएगा कलर में, क्योंकि डब्ल्यूबीसीज हमारे डिफेंस का काम करते हैं, तो वो डिफेंस के लिए होता है हमारे। और जब भी कोई पैथोजन है जो उसमें से निकलेगा तो उसको वो इनकल्फ करेंगे। अल्टीमेटली ये जो लिम्फ है ये राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाके सबक्लेवियन वेन में ओपन हो जाते हैं एंड ब्लड से निकला था लिम्फ और ब्लड में ही वापस चला गया। तो जो लिम्फ है ये हमने वहां भी किया था कि इसका एक काम तो हो गया डिफेंस, सेकेंड काम हो गया ये मिडल मैन की तरह एक्ट करता है इन एक्सचेंजिंग द गैसेज एंड एक्सचेंजिंग द न्यूट्रिएंट्स एक्सेट्रा, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी एक्सचेंज करेगा। और थर्ड जो हमने काम किया था कि जो लिम्फ वेसल मेनली लैक्टिल्स जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, वहां पे लैक्टिल फैट्स को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। बाकी सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड में आते हैं, सिर्फ फैट्स है जो वो लैक्टिल में चले जाते हैं। लैक्टिल इज अ लिम्फ वेसल, वो वहां पे हमने किया हुआ इसलिए दोबारा नहीं करेंगे। अब आ गया हमारे पास क्या चीज? डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम में जो इसके क्या क्या डिसऑर्डर्स है? फर्स्ट डिसऑर्डर है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन बहुत कॉमन सा डिसऑर्डर है जिसका मतलब है हाई ब्लड प्रेशर। तो हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मली अगर हम स्फिग्मोमैनोमीटर होता है जिसके साथ हम ब्लड प्रेशर है जो वो मेजर करते हैं, अगर हम उसके साथ ब्लड प्रेशर मेजर करते हैं तो नॉर्मल पर्सन का ब्लड प्रेशर आता है 120/80 mm ऑफ मर्करी। इसमें से जो 120 है वो इसका सिस्टोलिक प्रेशर होता है, मतलब जब हार्ट है जो वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम पे उसके अंदर कितना प्रेशर है उसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। कितना है? 120। और जब वो रिलैक्स कर रहा है उस टाइम पे उसके अंदर कितना प्रेशर है? दैट इज 80। तो इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर हो गया 120/80। अगर जो पर्सन है ये उसका ब्लड प्रेशर रिपीटेडली इससे ज्यादा रहे,
जैसे 140/90 रहे या उससे भी ज्यादा रहे, तो हम उसको बोलेंगे कि इसको क्या है, हाई ब्लड प्रेशर है, दैट इज हाइपरटेंशन है। तो 140/90 या इससे ज्यादा हो रिपीटेडली, यानी कि कई बार होता है कि चलो किसी को टेंशन हो गई या एकदम से कोई घबराहट हुई तो उसका ब्लड प्रेशर है जो वो इंक्रीज हो गया, तो उसको हम हाइपरटेंशन बोलेंगे, उसको हाइपरटेंशन नहीं बोलेंगे। हाइपरटेंशन है जो होते कि रिपीटेडली ब्लड प्रेशर है जो वो इससे हाई रहे। तो हाइपरटेंशन है जो इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, मे बी कि टेंशन हो इसका रीजन, मे बी कि डाइट में कोलेस्ट्रॉल वगैरह ज्यादा हो, एंड एजिंग की वजह से भी हो जाता है, और इसका इल इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम बोलते हैं इट इज अ साइलेंट किलर, कि हाई ब्लड प्रेशर इज साइलेंट किलर, क्योंकि ये हमारे वाइटल ऑर्गन्स जैसे किडनी है, ब्रेन है, आईज है, इनको भी इफेक्ट करता है। देन नेक्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जो इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं CAD। दिस इज इन शॉर्ट इट इज नोन एज CAD। तो CAD या एथेरोस्क्लेरोसिस। कोरोनरी वर्ड मैंने आपको बताया था, इट इज रिलेटेड विद द हार्ट। तो वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उसकी डिजीज इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। अब बेटे मैंने आपको इसी चैप्टर में करवाया था एक दिन आर्टरी का ट्रांसवर्स सेक्शन। तो हमने किया था कि इसकी 3 लेयर्स होती है। आउटर वाली होती है ट्यूनिका एक्सटर्ना, और मिडल वाली होती है मस्कुलर लेयर विच इज नोन एज ट्यूनिका मीडिया। फिर आती है ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका इंटरना में हमने किया था एक इलास्टिक लेयर है और एक है एंडोथीलियल। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि किसी पर्सन में कोई कैल्शियम के सॉल्ट्स है, कैल्शियम हो गया, फैट्स हो गए, या फिर कोलेस्ट्रॉल हो गया, या फिर फाइब्रस टिश्यू हो गया, ये सारी चीजें ना अगर ज्यादा होती है बॉडी में, तो वो इसमें जो मिडल है ना ट्यूनिका मीडिया, उसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। और जो ट्यूनिका इंटरना की इलास्टिक मेम्ब्रेन है, उसकी इलास्टिसिटी को भी कम कर देती है। तो जब ये सारा कुछ ट्यूनिका इंटरना एंड ट्यूनिका मीडिया में डिपॉजिट हुआ, तो उसकी वजह से ये जो ल्यूमन है ना, ये ऐसे यहाँ पे डिपॉजिट हुआ ना, तो ये इलास्टिक मेम्ब्रेन को ऐसे करके पुश कर देगी, यहाँ पे खुद डिपॉजिट हो जाएगी, और ये इलास्टिक मेम्ब्रेन इधर को पुश हो गई, तो ल्यूमन क्या रह जाएगा, छोटा रह जाएगा। जिसकी वजह से जब ये ब्लड प्रेशर तो अपने वो हाई प्रेशर से ही आ रहा है ना, बट यहाँ पे रास्ता क्या हो गया, ब्लॉक हो गया, इतना सा रास्ता ही मिला उसको। तो जिस वजह से हार्ट मसल्स को सफिशिएंट ऑक्सीजन है जो वो नहीं मिल पाएगी, और वो हार्ट के मसल्स हैं जो वो डेड हो जाएंगे। ये देखो, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना हो गया, ये मीडिया में वो सारा फैट्स एंड सॉल्ट्स एंड कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपॉजिट हुआ, और ये ल्यूमन है जो वो छोटा बच गया। तो ये छोटा ल्यूमन हो गया, जिसकी वजह से इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई होगी टू हार्ट मसल्स। तो ये हो गया कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, इट इफेक्ट्स ब्लड वेसल्स विच सप्लाइज ऑक्सीजन oxygenated blood to heart. If it is caused due to deposition of calcium, fat, cholesterol and fibrous tissue in tunica media and tunica interna. This makes the lumen of the artery narrow and hence disrupting oxygen supply to heart muscles, which can lead to cardiac arrest. तो ये हो गया हमारे पास कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इंपॉर्टेंट है बेटे काफी ये, एथेरोस्क्लेरोसिस या CAD। नेक्स्ट है एंजाइना। एंजाइना है जो इसका पूरा नाम होता है एंजाइना पैक्टोरिस। पैक्टोरिस इज पैक्टोरल, जो गर्डल है, पैक्टोरिस मसल्स हैं, गर्डल होता है उसके ऊपर जो मसल्स हैं उनको हम पैक्टोरल मसल्स बोलते हैं, क्योंकि हार्ट है जो वो हमारे थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट है और वहां पे पेन होती है, तो इसलिए हम बोलते हैं एंजाइना पैक्टोरिस। सिंपल चेस्ट पेन होती है ये। तो ये चेस्ट पेन क्यों होती है, क्योंकि जब हार्ट के जो मसल्स हैं उनको इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई मिलती है, तो वहां से पेन है जो वो एक्यूट पेन है जो वो शुरू होती है, तो जिसकी वजह से हार्ट अटैक है जो वो, मतलब एंजाइना पैक्टोरिस एक फर्स्ट साइन हो गया किसका, इसका क्या बोलते हैं इसको, हार्ट मसल्स है जो हार्ट अटैक का। ठीक है, तो जो एंजाइना पैक्टोरिस है ये
फर्स्ट साइन है हार्ट अटैक का। क्यों होता है? क्योंकि जब हार्ट के मसल्स को इनसफिशिएंट ऑक्सीजन मिली तो पेन शुरू हो जाएगी, और अगर टाइमली डिटेक्ट हो जाए तो हार्ट अटैक है जो उसको हम बचा सकते हैं। एंजाइना पेक्टोरिस इज सिंपल चेस्ट पेन। इट अपीयर्स व्हेन हार्ट मसल्स डू नॉट गेट इनफ ऑक्सीजन सप्लाई। इट इज मोर कॉमन इन मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पर्सन। वैसे किसी को भी हो सकता है, बट मोर मेल फीमेल सबको होता है ये, एंड इट इज मोर कॉमन इन मिडिल एज्ड एंड एल्डरली पर्सन। तो नेक्स्ट है हमारे पास 3 डिसऑर्डर्स है। एक होता है हार्ट फेल्यूर, एक होता है हार्ट अटैक, और एक होता है कार्डियक अरेस्ट। तो तीनों वैसे अगर हम कॉमन एज अ कॉमन मैन देखें तो हम सबको ही बोल देते हैं कि हार्ट अटैक हो गया या हार्ट फेल हो गया, हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं पता, बट तीनों है जो वो अलग अलग चीजें हैं। फर्स्ट है हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर, फेल्यूर का मतलब क्या होता है कि हम कहते हैं कि वो बच्चा है जी वो फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि उसने अपनी पढ़ाई का काम है जो वो पूरा नहीं किया था। तो हार्ट फेल्यूर क्या हुआ? हार्ट अपने काम करने में फेल हो गया। मतलब हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना। अगर हार्ट है जो वो सफिशिएंट ब्लड बॉडी को पंप नहीं कर रहा तो हम उसको बोलेंगे हार्ट फेल्यूर। हार्ट फेल्यूर क्या है? हार्ट इज नॉट पंपिंग सफिशिएंट ब्लड टू बॉडी। अब हार्ट सफिशिएंट ब्लड पंप क्यों नहीं कर रहा? मेन रीजन इसका होता है कि लंग्स उसको सफिशिएंट ब्लड नहीं दे रहे, क्योंकि लंग्स की क्या हुई है? कंजेशन हुई हुई है। तो दिस इज मेनली ड्यू टू कंजेशन ऑफ द लंग्स। तो लंग्स से जब उसको सफिशिएंट ब्लड नहीं मिल रहा तो वो आगे भी सफिशिएंट ब्लड है जो वो सप्लाई नहीं करेगा। अब है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक हार्ट के स्ट्रक्चर पे किसी ने अटैक कर देना। उसके पास मेनली क्या है? मसल्स, क्योंकि हार्ट का काम ही क्या है? पंप करना, सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो मसल्स है जो उनको जब सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो मसल्स क्या हो जाएंगे? डेड हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर हमने किया कि क्यों नहीं मिलती उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन, कि कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की वजह से जो कॉर्नरी आर्टरी है वो ब्लॉक हो गई, जिसकी वजह से हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। तो हार्ट अटैक हो गया, द मसल्स ऑफ द हार्ट डू नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। एंड कार्डियक अरेस्ट क्या हुआ? कि जो हार्ट है उसने एकदम से काम करना बंद कर दिया, सीज हो गया वो हार्ट। दिस इज नोन एज कार्डियक अरेस्ट, सेसेशन ऑफ द हार्ट। दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर दैट इज बॉडी फ्लूइड्स एंड देयर सर्कुलेशन। तो बच्चे ये पूरा चैप्टर हमारा खत्म हो गया, एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। एक बार ये देख लो कौन कौन से हमने डिसऑर्डर्स किए। हमने सबसे पहले किया हाइपरटेंशन, सेकंड हमने किया कोरोनरी आर्टरी डिजीज, थर्ड हमने किया एंजाइना, एंड फोर्थ हमने किया हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक एंड कार्डियक अरेस्ट। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन।